हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है पॉलिटी में वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स अमंग सेंटर एंड स्टेट। सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव हम कवर कर चुके हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो हम कवर कर चुके हैं। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव को भी हम चालू कर चुके हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स को किस तरीके से बांटा जाता है सेंटर और स्टेट में, इसको भी हम कवर कर चुके हैं। और आज एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है एग्जीक्यूटिव पावर के डिस्ट्रीब्यूशन का, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट हम मूव करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स अमंग सेंटर एंड स्टेट। आज के लिए एग्जीक्यूटिव एक छोटा सा टॉपिक। एंड या सॉरी फॉर द डिले, इतने टाइम बाद क्लास आ रही है। रीजन बीइंग वी वर स्टक अप समवेयर, ऑफिस का नया सेटअप हम कर रहे थे तो उसमें हमारे कहीं बिजी थे, इस वजह से देयर वाज अ लैग। होपफुली अब आपको कंटिन्यूशन में क्लासेस मिलती रहेंगी। सो चलिए, तो एग्जीक्यूटिव पावर्स को भी कंटिन्यू कर रहे हैं हम, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। लास्ट हमने पढ़ा था ऑल इंडिया सर्विसेज, अगर आप लोग को याद है तो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं जो कि सेंटर द्वारा ऑपरेट की जाती है या यूनियन द्वारा बेसिकली एम्प्लॉय करी जाती है। ऑल इंडिया सर्विसेज जो पूरे देश में काम करती हैं, बट गवर्न कौन करता है उनको, उनका जो कंट्रोल किसके पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। इमीडिएट कंट्रोल उनका होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, लेकिन जो अल्टीमेट कंट्रोल है वो किसके पास रहता है, वो रहता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जैसे आईएएस, आईएफएस और आईपीएस सर्विसेज हमने पढ़ी थी। अब इसी का एक पार्ट है पब्लिक सर्विस कमीशन। सो जो पब्लिक सर्विस कमीशन बेसिकली रिक्रूटमेंट का काम करती है, स्टेट मशीनरी में लोगों को लगाने का या जो भी गवर्नमेंट मशीनरी होती है उसमें लगाने का काम कौन करती है, पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी जो यूनियन लेवल पे काम करती है उसे बोलते हैं हम यूपीएससी, और जो स्टेट लेवल पे काम करती है उनको हम स्टेट पीएससीज बोलते हैं। अलग अलग स्टेट की अलग अलग स्टेट पीएससीज होती है। तो यूपीएससी के बारे में तो हमने लास्ट ऑल इंडिया सर्विसेज में थोड़ी बहुत जानकारी ले ली थी। आज जो हम पढ़ेंगे वो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या काम होगा, तो स्टेट मशीनरी है या ब्यूरोक्रेसी है, उसमें जो भी एम्प्लॉयमेंट रिक्रूट करना है तो वो ड्यूटी किसकी रहती है, वो रहती है हमारी पीएससी, स्टेट पीएससी की। सो इस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो ये बॉडी है, हर स्टेट की सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है। सो फॉर एग्जांपल राजस्थान में अगर रिक्रूटमेंट करना है तो कौन करेगा, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन या आरपीएससी। सिमिलरली यूपी का करना है तो यूपीपीएससी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। अलग अलग स्टेट की अपनी पब्लिक सर्विस कमीशन रहती है जो वहाँ का रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयमेंट देखती है। क्लियर है। सो इस बॉडी में चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं जिसकी कुल गणना 9 से 11 के बीच में होती है अप्रॉक्सीमेटली। मतलब इस बॉडी में कितने लोग होते हैं, चेयरमैन और मेंबर को मिला के 9 से 11 लोग होते हैं। और इसका अपॉइंटमेंट जो करते हैं, इस पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स का जो अपॉइंटमेंट करते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन जो अपॉइंटमेंट करती है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, जो रिक्रूटमेंट करती है उसकी बात नहीं कर रहे। पब्लिक सर्विस कमीशन जो बॉडी है उसके चेयरमैन और मेंबर्स जो हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, उनका अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे गवर्नर साहब। जिस भी स्टेट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान के गवर्नर होंगे, एमपी की बात कर रहे हैं तो एमपी के गवर्नर होंगे। लेकिन अपॉइंटमेंट तो गवर्नर साहब करते हैं, लेकिन इसकी रिमूवल की ताकत किनके पास है, इनको हटाने की ताकत है सिर्फ प्रेसिडेंट साहब के पास, यानी कि आज की तारीख में रामनाथ कोविंद साहब के पास इसकी ताकत है। क्लियर है। सो अपॉइंटमेंट इज डन बाय द गवर्नमेंट गवर्नर एंड द रिमूवल इज डन बाय द प्रेसिडेंट। सो ये सेंटर एंड स्टेट रिलेशन बताता है हमारे को इन रिलेशन टू अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। सिमिलरली पार्लियामेंट को एक ताकत दी गई है कि वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट को मिला के एक जॉइंट सर्विस पब्लिक कमीशन बना दे, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दे, यानी कि जेएसपीएससी बना दे 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट को। मैंने आपको बताया पब्लिक सर्विस कमीशन हर स्टेट की अलग अलग होती है, लेकिन पार्लियामेंट के पास ये ताकत होती है कि वे 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के की इंक्लूडेड कंबाइन करके जेएसपीसी बना दे, या जेपीएससी भी बोलते हैं उसको। बेसिकली जेएसपीएससी है, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दे। लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन है कि उनके स्टेट लेजिस्लेचर में जिस भी स्टेट को जोड़ा जा रहा है या जिन स्टेट के रिलेशन में जेएसपीएससी बनाई जा रही हैं, उन स्टेट की स्टेट लेजिस्लेचर में ये चीज़ अप्रूव हो। सो एस्टेब्लिश अ जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन रिक्वेस्ट ऑफ 2 और मोर स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पार्लियामेंट अपने आप नहीं कर सकती, पार्लियामेंट के पास पावर है करने की, लेकिन उनको क्या चाहिए, उस स्टेट लेजिस्लेचर में उसका परमिशन चाहिए, उस स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू उनकी अप्रूवल चाहिए, जब ही पार्लियामेंट ऐसा काम कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 316। अब क्योंकि जेएसपीएससी से रिलेटेड है, जॉइंट सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है, कि जॉइंट सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन जो बनेगी
जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो बनेगी उसके चेयरमैन और हमारे मेंबर्स का अपॉइंटमेंट कौन करेगा और उसका रिमूवल किसके हाथ में होगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि राजस्थान की अगर बात कर रहे हैं तो राजस्थान के गवर्नर साहब कर रहे हैं अपॉइंटमेंट, हम एमपी की बात कर रहे हैं तो एमपी के गवर्नर साहब कर रहे हैं। सिमिलरली जो भी स्टेट है उसके गवर्नर उनको अपॉइंटमेंट करते हैं चेयरमैन और मेंबर्स का, जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ा। लेकिन जब जॉइंट होने की बात है या दो या दो से ज़्यादा स्टेट को जोड़ने की बात है और उनकी पब्लिक सर्विस कमीशन की बात है, तो बट ऑब्वियस सी बात है ये अपॉइंटमेंट किसी एक गवर्नर को तो हम दे नहीं सकते क्योंकि दो या दो से ज़्यादा स्टेट इन्वॉल्व हैं। तो ये अपॉइंटमेंट की पावर किसके पास चल जाती है? ये अपॉइंटमेंट की पावर चल जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। क्लियर है? कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा। एक स्टेट है तो गवर्नर देखेगा ना उस स्टेट का। जब स्टेट एक से ज़्यादा हो गई, दो या दो से ज़्यादा स्टेट हो गई, तो हम किस गवर्नर को बोलेंगे कि आप अपॉइंट करें? ये पावर्स गवर्नर को नहीं दी जा सकती। तो इसलिए क्या करते हैं हम प्रेसिडेंट को ये पावर दे देते हैं, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को पावर दे देता है कि JSPSC के टाइम पे अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स विल बी थ्रू द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिमिलरली जब इन पे जॉइंट रिक्रूटमेंट की बात आ रही है तो यूपीएससी से भी हम इसकी मदद ले सकते हैं। यूपीएससी असिस्ट स्टेट इन फ्रेमिंग ऑपरेटिंग स्कीम्स ऑफ जॉइंट रिक्रूटमेंट फॉर एनी सर्विसेज। सो यूपीएससी हमारे को स्टेट गवर्नमेंट्स को असिस्ट करता है इन रिक्रूटमेंट ऑफ JSPSC जॉइंट सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन। साथ ही साथ यूपीएससी से हम और भी किसी भी टाइप की मदद ले सकते हैं जहाँ पे हमें पोजेसिंग स्पेशल क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड। ऐसी रिक्रूटमेंट पे जहाँ पे स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है और स्टेट इतना इन्वॉल्व नहीं है उस चीज़ में, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की मदद ले सकता है। जैसे पेटेंट राइट्स और इनसे रिलेटेड जो रिक्रूटमेंट होते हैं, इंटेलेक्चुअल राइट्स, इनसे रिलेटेड जो रिक्रूटमेंट होते हैं, तो यूपीएससी कैन असिस्ट दी स्टेट एंड दी जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस। क्लियर है? सो दिस वॉज PSC पब्लिक सर्विस कमीशन। होपफुली क्लियर हो गया आपको। PSC बोले तो जो स्टेट मशीनरी में रिक्रूटमेंट का काम करते हैं और उनको अपॉइंटमेंट या उसका गठन किस तरीके से किया जाता है या उनका वर्क क्या है वो हमने अभी जान लिया। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम की। सो जैसा हमें पता है कि हमारा देश क्या फॉलो करता है? डुअल पॉलिटी फॉलो करता है, और जो भी फेडरल सिस्टम है वो डुअल पॉलिटी फॉलो करता है। लेकिन हमारे यहाँ पे डुअल जस्टिस सिस्टम नहीं है, डुअल जुडिशियल सिस्टम नहीं है। डुअल पॉलिटी तो है, सेंटर पे अलग गवर्नमेंट, स्टेट पे अलग गवर्नमेंट, फेडरलिज्म पूरा फॉलो हो रहा है। लेकिन जैसा हम कई बार पढ़ चुके हैं, दसों बार पढ़ चुके हैं हम, कि हमारे यहाँ का जुडिशियल सिस्टम इंटीग्रेटेड है। क्या है? इंटीग्रेटेड है, डुअल नहीं है। मतलब स्टेट और सेंटर का अलग जुडिशियल सिस्टम नहीं है जैसा कि यूएसए में पाया जाता है। फेडरल कोर्ट्स क्या डील करते हैं? सिर्फ फेडरल मैटर्स को या सेंट्रल मैटर्स को ही डील करते हैं, और स्टेट कोर्ट्स जो भी मैटर फेडरल कोर्ट डिस्कस नहीं करते हैं या डील नहीं करते हैं, उन सब्जेक्ट पे कौन लॉ बनाता है, कौन लॉ को प्रोक्योर करता है, तो वो करते हैं हमारे वहाँ के स्टेट कोर्ट्स। तो बेसिकली बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन है हमारे फेडरल कोर्ट्स और स्टेट कोर्ट्स में। कहाँ पे? यूएसए में। लेकिन हमारे देश में, इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, ऊपर से लेके नीचे तक सारे के सारे एक ही लॉ को देखते हैं, सेम लॉ फॉलो करते हैं, कोई फर्क नहीं है, सेम पॉलिसीज हैं। अब सेम पॉलिसी सेम लॉ होने से, फॉलो करने से क्या फ़ायदा होता है? हमारा जो डाइवर्सिटी है वो हमारी ख़त्म हो जाती है। तो एलिमिनेट्स डाइवर्सिटी इन रेमेडियल प्रोसीजर। तो हमारा जो रेमेडियल प्रोसीजर है वो शुरू से लेके अंत तक, मतलब राइट फ्रॉम दी बॉटम कोर्ट्स जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या छोटे कोर्ट्स हैं, टू दी टॉप मोस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, रेमेडियल प्रोसीजर हमारा सेम रहता है। मतलब हमारा जो रेमेडी हम किसी को प्रोवाइड करते हैं, जो भी हमारा प्रोसीजर है कोर्ट का, वो सेम रहेगा फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू दी टॉप कोर्ट। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, एक ही लॉ फॉलो किया जाता है सारे कोर्ट्स में, बी इट सुप्रीम कोर्ट, बी इट हाई कोर्ट और बी इट एनी अदर सबऑर्डिनेट और लोअर कोर्ट्स। सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट एनफोर्सेस बोथ स्टेट एंड सेंट्रल लॉज। सारे स्टेट और सेंट्रल लॉज सारे कोर्ट लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी वही लॉज लगाता है जो हाई कोर्ट लगाता है, हाई कोर्ट भी वही लॉज लगाता है जो हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स लगाते हैं। क्लियर है? कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस एन इंटीग्रेटेड सिस्टम विद सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप। और ये हमें पता है, सुप्रीम नाम से ही पता पड़ रहा है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है टॉप पे है, फिर हमारी हायरार्की नीचे आ जाती है, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और इस तरीके से लोअर कोर्ट्स आ जाते हैं। क्लियर है? सो डुअल पॉलिटी है, लेकिन जुडिशियल सिस्टम हमारा इंटीग्रेटेड है, डुअल जुडिशियल सिस्टम नहीं है जैसा कि अदर फेडरेशंस में, फेडरल सिस्टम्स में पाया जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें जजेस ऑफ हाई कोर्ट किस तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं।
तो हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन साथ ही साथ इनको कंसल्टेशन लेना पड़ता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के हैं एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो इनके कंसल्टेशन में, इनके सलाह मशवरा के साथ हमारे प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं, हाई कोर्ट्स के जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं। अब सलाह मशवरा से क्या मतलब है, सलाह मशवरा मतलब उनसे डिस्कशन होता है। किस पे डिस्कशन होता है? सो एक कॉलेजियम के थ्रू कुछ जजेस रिकमेंड किए जाते हैं, यहाँ बहुत सारे जजेस रिकमेंड किए जाते हैं, आउट ऑफ विच आफ्टर डिस्कशन विद द गवर्नर एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे प्रेसिडेंट साहब उनमें से कुछ लोगों को हाई कोर्ट के जजेस नियुक्त करते हैं या चुना जाता है। तो कॉलेजियम मतलब बेसिकली एक ग्रुप ऑफ जजेस जो सिलेक्ट किए गए हैं उनमें से अपॉइंटमेंट किया जाता है इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। पार्लियामेंट को एक और पावर है, सेंटर और स्टेट का रिलेशन। ये सारे सेंटर और स्टेट के रिलेशन बता रहे हैं हर टॉपिक से रिलेटेड। कोर्ट के टॉपिक क्या होंगे, इसी तरह हमारे एग्जीक्यूटिव पावर्स, अदर एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या होगा, इमरजेंसी के टाइम हम किस तरीके से बिहेव करेंगे, पब्लिक सर्विस कमीशंस में किस तरीके से सेंटर स्टेट काम करते हैं, ये सारे हमारे क्या बता रहे हैं, सेंटर स्टेट के रिलेशंस बता रहे हैं। तो अभी हम लॉ यानी कि जुडिशियल कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। सो पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट कैन एस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट। जिस तरीके से हमने अभी पब्लिक सर्विस कमीशन पढ़ा था कि पब्लिक सर्विस कमीशन में जेएस पीएससीज बन सकती हैं, दो या दो से ज़्यादा स्टेट की मिलके जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकती है पार्लियामेंट। सिमिलरली पार्लियामेंट हाई कोर्ट का दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स को जोड़ के उनका एक हाई कोर्ट बना सकती है। बेसिकली वैसे हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट होगा, हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट होगा, लेकिन पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो दो या दो से ज़्यादा कोर्ट को स्टेट्स को मिला के एक हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकती है या बना सकती है। क्लियर है? जैसा कि हमारे देश में महाराष्ट्र और गोवा का एक ही हाई कोर्ट है, देन यू हैव अ सिमिलर हाई कोर्ट, सेम हाई कोर्ट फॉर दी पंजाब एंड हरियाणा स्टेट्स। क्लियर है? सो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है? चल फिर आता है हमारा रिलेशंस ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब वापस इसमें हमें क्या पढ़ना है, इमरजेंसी के टाइम किस तरीके रिलेशन है सेंटर और स्टेट के बीच में, क्या हो जाता है। तो जब इमरजेंसी लगती है तो इमरजेंसी जैसा हम कई बार वापस पढ़ चुके हैं, तीन टाइप की इमरजेंसी, 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट रूल और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसको अभी और डिटेल में हम इमरजेंसी प्रोविजंस में पढ़ेंगे, बट एज ऑफ नाउ हमारे को तीन टाइप की इमरजेंसीज पता है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, 356 किसकी बात करता है, प्रेसिडेंट रूल की बात करता है, और आर्टिकल 360 हमारे फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। तो वही बात हमारे को यहाँ पे भी करनी है। सो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 सेंटर गिव्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस टू स्टेट और एनी मैटर। तो जब भी हमारे यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगती है तो क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है हमारे यहाँ पे उनसे सारी पावर्स ले ली जाती हैं, सारी पावर्स सेंटर के पास चल जाती हैं और सेंटर उनको डायरेक्ट करता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस देता है कि एग्जीक्यूटिव पावर को किस तरीके से यूज़ किया जाए। स्टेट गवर्नमेंट को हम बर्खास्त नहीं करते हैं, हम सस्पेंड नहीं करते। स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में रहती है, लेकिन वो ऑर्डर्स किसके फॉलो करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स फॉलो करती है या सेंटर के ऑर्डर्स फॉलो करती है। क्लियर है बात समझ में? स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे ध्यान रखने की कि नेशनल इमरजेंसी में स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड नहीं किया जाता, बर्खास्त नहीं किया जा सकता, उनको सिर्फ सेंटर डायरेक्ट डायरेक्शन देता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू स्टेट ऑन एनी मैटर, जिस मैटर पे वो चाहें। स्टेट गवर्नमेंट आर ब्रॉट अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सेंटर एंड नॉट सस्पेंडेड। सेंटर का कंट्रोल उनके ऊपर आ जाता है, लेकिन उन्हें सस्पेंड नहीं किया जाता, वो एग्जिस्टेंस में रहती हैं। तो 352 में क्लियर है कि सेंटर स्टेट पे पूरा कंट्रोल ले लेती है, बर्खास्त नहीं किया जाता स्टेट को। सिमिलरली आर्टिकल 356 अनलाइकली रादर प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड अपॉन फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। सो आर्टिकल 356 जैसा आपको पता है, प्रेसिडेंट रूल कब जब लगाया जाता है, प्रेसिडेंट रूल जब लगाया जाता है जब कोई भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर नहीं कर पाती या कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बिहेवियर नहीं कर पाती, बेसिकली सो कॉन्स्टिट्यूशन की हदों को क्रॉस कर देती है, तो उस स्टेट में बेसिकली क्या हो जाता है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है आर्टिकल 356 के द्वारा। किसी भी गवर्नर ने अगर बोला, और इसका काफ़ी बार हमारे मिसयूज़ भी किया गया है देश में कि कई स्टेट्स पे क्या लगाया गया है, प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है कई स्टेट पे जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर फॉलो नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, तो उधर हम आर्टिकल 356 लगा सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। ऐसा कई बार हमारे देश में हुआ है और मिसयूज़ हुआ है इस आर्टिकल का।
सो ऑल दी पावर्स एंड फंक्शंस कैन बी अज्यूम्ड बाय द प्रेसिडेंट टू हिमसेल्फ। अब प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं इसमें, प्रेसिडेंट साहब तो खुद कुछ करते नहीं है, पीछे तो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर है। तो प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं, सारी पावर अपने पास ले लेते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त किया जाता है। इधर क्या कर देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर देते हैं, बर्खास्त कर देते हैं और सारी पावर किसके पास आ जाती हैं, प्रेसिडेंट साहब के पास आ जाती है। यानी कि आज की तारीख में अगर आएगी तो किसके पास चल जाएगी सारी पावर्स, प्रेसिडेंट साहब रामनाथ कोविंद साहब के पास सारी पावर्स चल जाएगी। अब लेकिन प्रेसिडेंट साहब खुद तो कुछ काम करते नहीं है, तो काम पीछे करेगा कौन, सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है। सो ऑल दी पावर्स एंड फंक्शन कैन बी अज्यूम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन हिमसेल्फ। फिर आता है हमारा आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। दोनों में फर्क समझ में आ गया, 352 356 में। 352 में क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड नहीं होती, लेकिन किसके इशारों पे काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारों पे काम करती है। स्टेट गवर्नमेंट रहती है लेकिन काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारों पे। 356 में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड हो जाती है और सारी पावर चल जाती है प्रेसिडेंट के पास में, और प्रेसिडेंट साहब किसके उस पर काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय दी प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है बात। फिर आती है हमारे तीसरी, ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 सेंटर कैन डायरेक्ट एंड ऑब्जर्व कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। सो इसमें क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगती है, जब हमारा देश बैंकरप्ट हो जाए, जब हमारे देश के पास पैसा ही नहीं बचे, जब हमारे देश के पास गांधी जी नहीं बचे। गांधी जी नहीं बचे मतलब गांधी जी तो पहले ही चले गए, लेकिन हमारे नोट खत्म हो गए। नोट पे जो गांधी जी हैं वो कम पड़ रहे हैं हमारे देश को बचाने के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है अंडर आर्टिकल 360। हालांकि ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा होगा तो उसे क्या बोला जाएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब हमारा देश बैंकरप्ट हो जाए, या देश में जो जो लोन बाहर के दुनिया जहाँ की कंट्रियों से ले रखे हैं या IMF और वर्ल्ड बैंक से ले रखे हैं, उनको हम पे नहीं कर पाए, ऐसी कोई क्राइसिस आ जाए या इंटरनल कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए हमारे देश में, तो उस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज करी जा सकती है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में सेंटर स्टेट को ये डायरेक्शंस देता है कि भैया आप अपनी फाइनेंशियल जितनी भी बिल्स हैं, जितने भी मनी बिल्स हैं, उनको प्रेसिडेंट कंसेंट के लिए रोक दे और ऐसे पास न करें। प्रेसिडेंट का अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल उस पर चाहिए होगा। ये हो सकता है हमारे कब, फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे। क्लियर है बात। जनरली फाइनेंशियल बिल्स और मनी बिल्स में कोई रोक टोक नहीं होती, कोई ज़्यादा लेन देन नहीं होता और बहुत इजीली पास हो जाते हैं। लेकिन जब फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है तो सेंटर ये रुकावट लगा सकता है किस पे, स्टेट गवर्नमेंट पे, या ये चीज़ बोल सकता है कि कैन गिव नेसेसरी डायरेक्शन इंक्लूडिंग रिडक्शन ऑफ सैलरीज ऑफ पर्सन सर्विंग स्टेट। आपको सैलरीज काटनी पड़ेगी, स्टेट के जितने भी लोग एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज काटनी पड़ेगी, रिडक्शन करना पड़ेगा। वो किसी भी परसेंट का हो सकता है, कितने भी परसेंट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। रिक्वायर ऑल मनी और फाइनेंशियल बिल्स टू बी रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। साथ ही साथ कोई भी फाइनेंशियल बिल और मनी बिल जो हैं उनको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रोका जा सकता है। क्लियर है आर्टिकल 360। सो तीनों इमरजेंसीज क्लियर हो गई, 352, 356, 360। आगे बढ़ते हैं, सेंटर स्टेट के रिलेशन रिश्ते और जानते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, अदर प्रोविजंस। तो इसमें कुछ और अदर प्रोविजंस भी हैं सेंटर स्टेट के रिलेशंस को बयां करते हैं जो। सो सेंटर की ड्यूटी है बाय आर्टिकल 355 या अंडर आर्टिकल 355 टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। सो कोई भी एक्सटर्नल अग्रेशन अगर हो रहा है, बाहर से कोई भी अग्रेशन आ रहा है हमारे देश के बाहर से, साथ ही साथ कोई भी इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, अंदर कोई उत्पाद मचा रहा है, तो उससे प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी है किसकी, सेंटर की ड्यूटी है कि वो हर राज्य को प्रोटेक्शन दे अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन, या फिर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस भी किसी स्टेट में हो रहा है तो सेंटर की ड्यूटी है कि वो स्टेट की मदद करे। फिर वो चाहे सेंटर की पार्टी अलग हो, स्टेट की पार्टी अलग हो, उससे मतलब नहीं है। तो कंसेप्चुअली बीजेपी को आपकी मदद करनी पड़ेगी या फिर कांग्रेस की मदद करनी पड़ेगी। अगर मैं आज की बात करूं, फिर चाहे एक्सटर्नल अग्रेशन हो या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, बीजेपी हैज टू सपोर्ट, या दी सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं बीजेपी इसलिए बोल रहा हूं कि आज की तारीख में सेंट्रल गवर्नमेंट है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू लुक आफ्टर दी स्टेट गवर्नमेंट्स इन केस ऑफ एनी एक्सटर्नल अग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस। उस वक्त ये नहीं बोल सकते कि भैया तुम्हारी पार्टी तो अलग है, तुम जानो, तुम्हारी टेंशन तुम्हारी, तुम्हारे दुख तुम्हारे, हम कहीं पे भी भागीदार नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। सो अगर हमारे ईस्टर्न साइड पे कोई भी एक्सटर्नल अग्रेशन हो रहा
एक्सटर्नल अग्रेशन हो रहा है, सिमिलरली हमारी सदर्न साइड पे कोई भी एक्सटर्नल अग्रेशन हो रहा है सदर्न कंट्रीज से, तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको लुक आफ्टर करना है, उसको हमारी स्टेट गवर्नमेंट को मदद करनी है। क्लियर है? सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी चीज निश्चित करना है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जितनी भी स्टेट हैं उनकी सरकारें कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम कर रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जा रही, संविधान की जो किताब है उससे बाहर नहीं लांग रही हैं, उसको लांग नहीं रही हैं। ये इंश्योर करना है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और बेसिकली यही बात हो गई कि अगर वो इस कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 356 जो अभी हमने पढ़ा था कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो गया अगर, तो क्या लग जाएगा? प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। सो 355 को इंश्योर करने के लिए 356 आर्टिकल का यूज किया जा सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। वापस सेंटर स्टेट का रिलेशन, जो हमारे गवर्नर हम राज्यपाल बनाते हैं हर स्टेट का, तो उसे अपॉइंट कौन करते हैं? उसे अपॉइंट करते हैं हमारे राष्ट्रपति साहब। कौन करते हैं? राष्ट्रपति साहब। और इसको बोला भी जाता है गवर्नर को, ही वर्क्स एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे जब तक गवर्नर साहब रहेंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक गवर्नर का नाम रहेगा, ऐसा कहावत होती है ना, जब तक सूरज चांद रहेगा XYZ। ठीक है, तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट साहब चाहेंगे तब तक गवर्नर साहब रहेंगे, नहीं चाहेंगे तो वो उनको रिमूव भी कर सकते हैं। सो ही एक्ट्स एज एन एजेंट टू दी सेंटर, जो कि कहीं पे भी लिखा नहीं है, पर जिस तरीके से इनके रोल्स एंड ड्यूटीज हैं या जिस तरीके से इनका रिश्ता है सेंटर के साथ गवर्नर साहब का, तो हम बहुत क्लियरली ये बोल सकते हैं कि ये स्टेट में सेंटर के एजेंट हैं, एक स्टेट के अंदर सेंटर के एजेंट हैं, और वो अपने सारी ड्यूटीज पीरियोडिकल रिपोर्ट सेंटर को अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ द स्टेट प्रोवाइड करते हैं। तो जितना भी देश में जो भी स्टेट में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स चल रहे हैं उनकी पूरी पीरियोडिकल रिपोर्ट्स ये सबमिट कराते हैं सेंटर में, तो ऑटोमेटिकली हम क्या बोल सकते हैं कि ये सेंटर के एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, दो इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की अगर बात करें तो वो भी गवर्नर साहब अपॉइंट करते हैं, बट रिमूव्ड ओनली बाय दी प्रेसिडेंट। तो ये भी इनके जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इनको अपॉइंट तो गवर्नर साहब कर लेते हैं, लेकिन इसको हटाने की ताकत किनके पास है? प्रेसिडेंट साहब के पास। इसके अलावा कुछ होते हैं हमारे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस। अब हमने सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन और अलग अलग टॉपिक हमने सब पढ़ लिया। जुडिशरी में क्या होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन किस तरीके से बिहेव करती हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस क्या होते हैं, सेंटर की ड्यूटीज़ क्या होती हैं स्टेट को लेते, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब आता है हमारा कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस। ये सब क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रिश्ते बता रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है वो रिश्ते बता रहे थे, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर हैं, लेकिन ये सेंटर स्टेट रिलेशन को बयां करती है या दिखाती है कि सेंटर स्टेट किस तरीके से बिहेव करते हैं या किस तरीके से रिश्ता शेयर करते हैं। सो कुछ ऐसी डिवाइसेस या बॉडीज हैं, बॉडीज और कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, दीज आर टू प्रमोट कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड दी स्टेट। सो कुछ ऐसी बॉडियों का संगठन, बॉडियों तो नहीं, बॉडीज का संगठन किया गया, कुछ ऐसी बॉडीज का संगठन किया गया, कुछ ऐसी कॉन्फ्रेंसेस करी जाती हैं जिनसे हम सेंटर और स्टेट के कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को बढ़ावा देते हैं। सो किस तरीके की बॉडीज हैं? ये एडवाइजरी बॉडीज होती हैं और कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड की जाती हैं एट सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल पे कुछ कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड की जाती हैं, वो भी हम देखते हैं कौन कौन सी होती है, जिससे कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गोज वेल। सो बॉडीज की अगर हम बात करें तो नीति आयोग, जिसको हम प्लानिंग कमीशन भी बोलते थे, पहले क्या बोलते थे? प्लानिंग कमीशन भी बोलते थे, अब जिसका नाम हो गया नीति आयोग। ऐसी बॉडी जो सारी प्लानिंग, सारा पॉलिसी, थिंक टैंक बोलते हैं जिनको, सारा थिंक टैंक वाला काम करती है, सोचने का काम करती है, प्लानिंग करने का काम करती हैं, ये एक बॉडीज हो गई। अच्छा, आपको ये बताना है कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? बहुत सिंपल सा सवाल है, दिमाग लगाएंगे तो भी आ जाएगा, जिसको नहीं पता वो भी दिमाग लगा के इसको बता सकता है। तो जिनको पता है नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। सिमिलरली नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, जिनका काम है इंटीग्रेट करना देश के हर प्राणी को, देश के हर आदमी को, बेसिकली प्राणी से मतलब मेरा आदमी, उनको इंटीग्रेट करना, फिर वो किसी भी जात पात धर्म का हो, इंटीग्रेशन काउंसिल का काम है। पर अब पता नहीं ये काम कर रहे हैं या काम बिगाड़ रहे हैं।
सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट काउंसिल, ट्रांसपोर्ट हमारे देश में अच्छा हो उसका बारे में ये काम करते हैं। देन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी अप्रूव, जैसे आपके कॉलेजेस होते हैं तो यूजीसी अप्रूव्ड कई बार आपने देखा होगा, तो इनका काम क्या होता है, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज का मैनेजमेंट, उनका संगठन और उनको आगे बढ़ाने की बात करना, फंडिंग वंडिंग एवरी मैनेजमेंट, ठीक है। सिमिलरली कुछ कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट की जाती हैं एट सेंट्रल लेवल जिसमें हम स्टेट के लोगों को भी इन्वॉल्व करते हैं। वो कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेस है? सो सबसे पहले गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें हर स्टेट के कॉन्फ्रेंस गवर्नर मौजूद होते हैं एंड इट इज हेडेड ओवर बाय द प्रेसिडेंट। इसको संबोधित कौन करते हैं? इसको संबोधित करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। सिमिलरली चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस होती है जिसको संबोधित करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, या हेड कौन करते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। ये अभी बहुत ही थोड़े टाइम पहले एक कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी, कोरोना टाइम में कॉन्फ्रेंसेस, काफ़ी सारी चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी जिससे प्राइम मिनिस्टर साहब एड्रेस करते थे हर चीफ मिनिस्टर से को और पूछते थे कि भाई साहब आपको आपकी स्टेट में क्या प्रॉब्लम है हमें बताएं, तो हम हमारे सेंटर आपको मदद एक्सटेंड कर सके। जिसमें अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी का कुछ इशू भी हो गया था, कोई वीडियो मतलब उन्होंने ऑन कर रखा था और कुछ लाइव डिस्कशंस हो गए थे, सो कंट्रोवर्शियल पार्ट हो गया था। सो इस तरीके की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। देन चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस, होम मिनिस्टर कॉन्फ्रेंसेस जिसको अमित शाह आज की तारीख में हेड करते हैं, लॉ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, सेंट्रल लॉ मिनिस्टर जिसको हेड करते हैं या संबोधित करते हैं। सो ये ऐसी कॉन्फ्रेंसेस भी होती रहती है टाइम टू टाइम जिससे हमारा सेंटर स्टेट का कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बहुत अच्छे से चल सके। और ये सारे प्रोविजंस क्या हैं? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन हमारे कोऑर्डिनेशन, स्टेट और सेंटर के कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देने के लिए इनका संगठन किया जाता है, ऐसी बॉडीज बनाई गई हैं। सिमिलरली ऐसी कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड करी जाती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो दिस वाज ऑल अबाउट एग्जीक्यूटिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन। हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर बहुत तरीके से कर लिया है। लेजिस्लेटिव हम पहले कर चुके हैं, फाइनेंशियल पावर आगे वाले टॉपिक में हम करेंगे और जल्दी से इस चैप्टर को विराम लगाएंगे, फिर आगे चैप्टर मूव करेंगे। एक आध चैप्टर और है जो बेसिकली बोरिंग है या सिर्फ समझने के योग्य है, इसके बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स आ जाएंगे। सो बी पेशेंट, थोड़ा सा सहन करें, उसके बाद वील मूव टू दी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू परचम क्लासेस। थैंक यू।